नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की सीनेट। ये है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम या प्रमुख राज व्यवस्थाएं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। अमेरिका में कांग्रेस व्यवस्थापिका यानी इसको साधारण शब्दों में संसद कहें के दो सदन हैं। उच्च सदन को सीनेट व निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। दो सदन वाले लगभग सभी देशों में निम्न सदन ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे भारत में संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो निम्न सदन है, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु अमेरिका में उच्च सदन सीनेट ज्यादा शक्तिशाली है। इस संबंध में लिंडसे रोजर्स ने कहा है कि विश्व का शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिकी सीनेट है। यानी इस द्वितीय सदन जो है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, प्रतिनिधि सभा को कम है। पहले इसकी हम रचना देखेंगे, किस तरह से इसकी रचना, ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य संख्या, अमेरिका में 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य चाहे छोटा है या बड़ा है, सबको समानता का अधिकार है। प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजता है। इस प्रकार सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, यानी 50 राज्य 2-2 भेजते हैं, 100 संख्या है। संविधान में राज्यों की समानता समाप्त करने पर रोक है। किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। सीनेट का चुनाव, सीनेट का जो सदस्य होता है उसको सीनेटर कहा जाता है। सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होते हैं। वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रत्येक सीनेटर का एक वोट होता है। यदि सीनेट में कोई स्थान रिक्त हो जाए तो जिस राज्य से स्थान रिक्त हुआ है वहां का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करेगा। जब तक चुनाव न हो तब तक उस स्थान को भरने के लिए उस राज्य का विधानमंडल कार्यपालिका को अधिकार देगा। कार्यकाल, सीनेटरों की अवधि 6 वर्ष है, यानी कार्यकाल 6 साल है। परंतु 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 जो होते हैं 2 साल बाद। सीनेट स्थायी सदन है, वह उसका विघटन नहीं होता। जैसे भारत में राज्यसभा की तरह राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है तथा कई सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य रहते हैं, इसको ज्यादा अनुभव हो जाता है। योग्यताएं, यानी इसका सदस्य बनने के लिए, सीनेटर बनने के लिए योग्यताएं हैं, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। यानी यार जन्म वाला शब्द नहीं है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए जन्म से नागरिक होना चाहिए और 14 वर्ष होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। फिर इसका अधिवेशन होता है, सेशन होता है। सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर प्रतिनिधि सदन के साथ प्रारंभ होता है। ये 20 में संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। दोनों सदनों का अधिवेशन तब तक चलता है जब तक वे स्थगन की घोषणा न कर दें। यदि स्थगन के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति कोई दिनांक निश्चित करता है। सीनेट का सभापति, उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। भारत में भी यहां से ये तरीका लिया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये अमेरिका से प्रभावित है। सीनेट को अपना अलग से अध्यक्ष चुनने का अधिकार है, पर वास्तव में वह बहुमत दल का
मनोनीत सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह काम करता है। विशेष अधिकार, उनको निश्चित वेतन भत्ते मिलते हैं। सीनेटरों को भाषण की स्वतंत्रता, भाषण पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो सकती। कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी बहुमत होना चाहिए, कम से कम 51 होना चाहिए, तभी वो कार्यवाही शुरू होती है, गणपूर्ति होती है। तो ये उसका संगठन है। उसके बाद हम देखते हैं सीनेट के कार्य व शक्तियां। इसको विधायी कार्य, कार्यपालिका, न्याय संबंधी और निर्वाचन संबंधी कार्यों में बांट सकते हैं। अमेरिका जो सीनेट है इसकी शक्तियां काफी महत्वपूर्ण है। वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है, यानी उच्च सदन को सामान्यतः कम शक्तियां होती है, परंतु अमेरिका में इसको ज्यादा शक्तियां हैं। लास्की ने उसे प्रतिनिधि सभा की स्वामी कहा है। पहले देखिए विधायी शक्ति, कानून बनाने से संबंधित। अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा व सीनेट को लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। वित्त विधेयकों को केवल प्रतिनिधि सभा में पेश किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा सीनेट उसमें किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। साधारण विधेयकों में भी दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अगर दोनों में गतिरोध हो जाए तो सम्मेलन समिति की स्थापना की जाती है। इसका लाभ सीनेट को मिलता है क्योंकि इसके सदस्य अधिक अनुभवी होते हैं, क्योंकि ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। सीनेट के जो प्रतिनिधि सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष ही होता है, तो ये ज्यादा अनुभवी होते हैं। संवैधानिक विधेयकों के लिए भी, यानी संविधान से संबंधित संशोधन के लिए भी उसे दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग समान शक्तियां हैं, सामान्यतः उच्च सदन को कम हुआ करती है। दूसरा, कार्यपालिका शक्तियां। इसके संबंध में सीनेट की शक्ति संधियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों से की गई संधि तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती जब तक सीनेट द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकार न की जाए। 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साई की संधि अस्वीकार कर दी। इसी तरह 1996 में सीटीबीटी को भी अस्वीकार कर दिया। दूसरा, नियुक्तियों की पुष्टि में सीनेट की यह दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति की जाती है उसकी पुष्टि सीनेट द्वारा करनी होनी चाहिए। इसके लिए इसके संबंध में एक सीनेटोरियल शिष्टाचार परंपरा की भी शुरुआत हुई है, उसकी आगे चर्चा करेंगे और अलग से वीडियो भी बना उसका। सीनेट की तीसरी कार्यपालक शक्ति विभिन्न विभागों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना है। इसमें उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा प्रदान की जानी न्याय संबंधी कार्य। सीनेट को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार है। अभियोग प्रतिनिधि सभा लगाती है। सीनेट इसकी जांच न्यायालय की तरह करती है। जब राष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा और सीनेट इसे 2/3 बहुमत से आवश्यक होने पर पारित करती है। तो इसमें न्याय संबंधी काम भी इसको दिए गए हैं। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति में के चुनाव में डाले गए मतों की गिनती करती है, वह परिणाम की घोषणा करती है। जैसे अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो वहां इसके सीनेट द्वारा ही चुनाव में डाले गए मतों की गिनती की गई, परिणामों की घोषणा की गई है। इसमें यदि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले तो सीनेट पहले 2 में से 1 को उपराष्ट्रपति चुनती है। यानी उपराष्ट्रपति पद के बहुमत नहीं मिले तो ये सीनेट चुनती है, और राष्ट्रपति पद पर किसी को बहुमत मिले नहीं मिले तो ये
प्रतिनिधि सभा चुनती है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है, अमेरिकी सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों में अधिक सफल संस्था रही है। अभी अमेरिका में चुनाव हुए राष्ट्रपति के, तो जो बिडेन को निर्वाचित घोषित किया गया, डोनाल्ड ट्रंप है, उनको बहुमत नहीं मिला। सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण, सीनेट शक्तिशाली क्यों है? सबसे पहले तो यही कि संविधान निर्माताओं की एक इच्छा थी। लिंडसे रोजर्स ने शुरू में कहा कि सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इसके शक्तिशाली होने के कारण सबसे पहले तो संविधान निर्माताओं की इच्छा ही है। संविधान निर्माता से शक्तिशाली संस्था बनाना चाहते थे, इसी कारण उसके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति व राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पर नियंत्रण लगाने का अधिकार दिया गया, ताकि वह संघात्मक ढांचे की रक्षा करे। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में, यह कोई भूल नहीं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कांग्रेस के उल्लेख के समय सीनेट का नाम पहले रखा। दूसरा, सीनेट का लंबा कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष, जबकि सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सीनेट स्थायी सदन है तथा सीनेटरों को 6 वर्ष तक चुनाव की चिंता नहीं रहती। लास्की के शब्दों में, सीनेटर लंबी अवधि के कारण समस्याओं पर अच्छे ढंग से विचार कर सकते हैं। यानी लंबी अवधि के कारण ये अच्छे ढंग से विचार कर सकते हैं, और कई सदस्य कई बार चुने जाते हैं तो उनका अनुभव ज्यादा हो जाता है। सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव। पहले सीनेटर राज्यों के विधानमंडल द्वारा चुने जाते थे, परंतु आजकल प्रत्यक्ष निर्वाचन होने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है तथा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत में एमपी का चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ऐसे ही वहां सीनेटर का चुनाव होते हैं। एक राज्य में 2 ही चुने जाते हैं तो उनकी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है, ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। सीनेट की विशेष शक्तियां। कानून निर्माण व वित्तीय क्षेत्र में दोनों सदन बराबर हैं, परंतु सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि 2 ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिसके आधार पर उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। यानी संधियों की स्वीकृति, नियुक्तियों की पुष्टि उसको करनी होती है। राष्ट्रपति ये काम तो करता है, परंतु इसके लिए वो सीनेट पर डिपेंड है, तो इससे उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। राष्ट्रपति सीनेट का ध्यान रखते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली होने के कारण भी सीनेट शक्तिशाली है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति पर नियंत्रण की कोई शक्ति नहीं है, अतः प्रथम सदन की तुलना में सीनेट शक्तिशाली हो गया है। अगर संसदीय व्यवस्था होती तो फिर कार्यपालिका अलग प्रकार की होती। सीनेट का संगठन। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। इसके लघु आकार व स्वतंत्र वाद विवाद के कारण योग्य व होनहार व्यक्तियों को योग्यता दिखाने का मौका मिलता है। डी टॉकविले के शब्दों में, प्रतिनिधि सभा से थोड़ी ही दूर पर सीनेट का द्वार है, जिसके अपने थोड़े से स्थान में अमेरिका के प्रतिभाशाली व्यक्ति समाये रहते हैं। यानी 100 सदस्य है और वो बहुत ही स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं, अनुभवी है, शक्तिशाली है, इसी के कारण वो उसकी ज्यादा महत्व बढ़ गया है और वो शक्तिशाली बन गई है। अब देखें सीनेट की आलोचना। इसमें कई शब्द जो आए हैं, ये छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिलीबस्टर, सीनेटोरियल शिष्टाचार, लॉग रोलिंग, तो ये इनको भी आप ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। पहला है फिलीबस्टर। इसका शाब्दिक अर्थ है बेलगाम होना या बोलने की अमर्यादित स्वतंत्रता, बोलने की असीमित स्वतंत्रता। कितने इस समय तक व्यक्ति बोल सकता है सीनेट में। सीनेट के सदस्यों में भाषण की स्वतंत्रता है। कोई भी सदस्य जब तक चाहे सीनेट में बोल सकता है, यदि वाद विवाद से पहले समय के प्रतिबंध के कारण कोई समझौता नहीं हो जाए। उसमें टाइम लिमिट पहले से नहीं है कि कितनी देर बोले, लगातार वो बोल सकता है अगर पहले कोई समझौता नहीं हो तो। इससे कई सीनेटर एक साथ मिलकर बार बार भाषण देते हैं, लंबे भाषण, घंटों तक भाषण देते रहते हैं, जो निरर्थक होता है। उस
टॉपिक से संबंधित नहीं होता, जिससे कि विचाराधीन विधेयक अधिनियम बनने से रुक जाए या उसके संबंध में कोई रियायतें मिल जाए। यानी लगातार फिर दूसरे दिन सेशन फिर शुरू हो गए, तो इस तरह अनावश्यक देरी करने के पर्पज से इसको फिलिबस्टर को एक बुराई के रूप में माना जाता है। तो इससे अनावश्यक देरी होती है, तो ये एक बुराई के रूप में वहां पर सीनेटोरियल शिष्टाचार या सीनेट की शिष्टता। इस परंपरा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियां यह सोचकर स्वीकार कर लेता है कि राष्ट्रपति राज्यों की नियुक्तियों के संबंध में उसकी इच्छाओं का आदर करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति किसी राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और भी प्रशासन संबंधी नियुक्तियां करता है, तो उसके संबंध में वो उस राज्य के सीनेटर से पहले परामर्श कर लेता है, यानी उसकी सहमति ले लेता है, कंसेंट ले लेता है और लिखित में ले लेता है। और अगर इस तरह सीनेटर से सहमति लेता है तो सीनेट उस नियुक्ति की पुष्टि कर देता है। अगर वो नहीं लेता है तो सीनेट उसको स्वीकार नहीं करता है। ऐसा कई बार पहले हुआ है, तो एक परंपरा हो गई है कि उस राज्य के सीनेटर से परामर्श कर लिया जाता है और सीनेटर भी यह सोचता है कि उसकी भी इच्छाओं का कोई ध्यान रखा जाएगा, यानी उनके पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। परंतु इसके कारण नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत ने सौदेबाजी का रूप ले लिया व प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो इसके कारण भ्रष्टाचार ने अपने पसंद के व्यक्ति को नियुक्ति दिलाने का एक तरीके से वहां हो गया। इसको अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम भी इसको कहा जाता है इसको सर। तो ये एक बुराई के रूप में है। लॉग रोलिंग, इसका शाब्दिक अर्थ है लकड़ी के गोल टुकड़ों को 2-4 मजदूरों द्वारा लुढ़काना। लकड़ी का गोल टुकड़ा उसमें डंडे से लुढ़काते हैं दूर जाने के लिए, क्योंकि भारी होता है। अमेरिका में सीनेट में विधि निर्माण के लिए विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को लॉग रोलिंग कहते हैं। अर्थात सीनेटरों के बीच परस्पर समझौता हो जाता है, जिसके द्वारा वे एक विधेयक को पारित करने में किसी सीनेटर का सहयोग इसी आशा से करते हैं कि वह भी किसी ऐसी विधेयक को पारित करने में सहायता करेगा। यानी अमेरिका में एक तरह से लॉबिंग होती है, कुछ मिलकर उस विधेयक को आगे बढ़ाते हैं, बदले में वो भी सहयोग की भी जरूरत पड़ने पर लेते हैं। ये भी एक बुराई के रूप में। शासन में गतिरोध, यदि सीनेट में दल का बहुमत है जिसका राष्ट्रपति नहीं है तो यह उपराष्ट्रपति का विरोध करती है, क्योंकि अमेरिका में 2 पार्टियां ही है मुख्य रूप से, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर सीनेट में दूसरी पार्टी का बहुमत है जिसका राष्ट्रपति नहीं है तो एक तरह से गतिरोध होता है, वो उसके विधेयकों को बजट पारित करने में गतिरोध पैदा करती है। सीनेटोरियल शिष्टाचार से भी सदस्य राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं रख पाते। सीनेट में भी छोटे बड़े सभी राज्यों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, इससे बड़ी राज्यों की इच्छा की पूरी नहीं हो पाती। तो ये भी एक शासन में गतिरोध, जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहां ये भी परेशानी आती है कि जहां संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में, तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत बनाए रखना होता है, परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीधा बहुमत वहां पर बनाए रखना जरूरी नहीं होता। प्रतिनिधि सभा या सीनेट में उनको राष्ट्रपति बनाने का एकमात्र तरीका महाभियोग है, जो काफी जटिल है और वहां अलग अलग पार्टियों का बहुमत होता है, तो एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका में जो उच्च सदन है सीनेट है, उसकी किस तरह से रचना है, उसकी शक्तियां क्या है और उसको शक्तिशाली होने के क्या कारण है, और उसकी आलोचना में भी कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और विश्व में ये सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है और विश्व का शक्तिशाली निम्न सदन जो है वो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है और संसद द्वारा बनाने का मतलब वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स का ही है। ऐसे भारत के साथ सीनेट की तुलना करें तो राज्यसभा उतनी शक्तिशाली नहीं है
जितनी सीनेट है। लोकसभा को यहाँ पर ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव यानी जहां प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाया जा सकता है, वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पास होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं। बजट संबंधी और भी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो लोकसभा को है। ऐसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स को है, परंतु अमेरिका में अलग स्थिति रखी गई है, वहां पर सीनेट को ज्यादा शक्ति दी गई है। इसमें छोटे क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखें। सामान्यतः मैंने वीडियो अलग भी बनाया इसका। फिलीबस्टर है, फिर एक सीनेटोरियल शिष्टाचार या सीनेट की शिष्टता है, लॉग रोलिंग है उसमें से। ये छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं वहां पर। और जिस तरह मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसी डायग्राम या उसी चित्र के अनुसार जो है आप इसको विधायी, कार्यपालिका, न्याय संबंधी शक्तियां या निर्वाचन संबंधी शक्तियों में बांट सकते हैं। सामान्यतः विधायी, कार्यपालिका, न्याय संबंधी सरकार, ये 3 अंग होते हैं और इसी के अनुसार शक्तियां होती है। धन्यवाद।